हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक से होंगे। कल हमने यूनिट 4 स्टार्ट किया था जिसमें हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात की थी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नेचर्स क्या हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्कोप क्या है, मॉडर्न टाइम के थिंकर्स ने क्या बोला है, एंशिएंट के टाइम के थिंकर ने क्या बोला है। तो हमने उसको अच्छे से डिस्कस किया था, आसान लैंग्वेज में बताया था, तो आप वो देख सकते हैं। क्योंकि कल की जो क्लास थी वो बेसिक्स क्लास थी, आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का डिफरेंस पता चल जाएगा। और कल मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो अप्रोचेज के ऊपर होगा। आज हम थ्री अप्रोचेज की बात करेंगे, थ्री अप्रोचेज को अच्छे से समझेंगे, उसका डिफरेंस देखेंगे। और उसके बाद हमें देखा जाएगा कि इस अप्रोचेज में क्या डिफरेंस, हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, एग्जाम के रिलेटेड ये रेलिवेंट है या नहीं है। ठीक है। तो ये जो अप्रोचेज होंगी ये यूजीसी नेट के एग्जाम के बेस पे होंगी। जैसे आप 10+2 लेक्चरर का एग्जाम दे रहे हैं जेकेपीएससी का, और उसके बाद जेके सेट का 11 मई को एग्जाम है, तो उसके लिए भी आप ये चीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जेके सेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पे आप मेरे जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो देख सकते हैं। टेलीग्राम पिन मैसेज पे आप देख सकते हैं। अगर आपको क्विज देना है तो आप 8:30 पीएम पे जो मेरा ग्रुप है शहबाज लक्की, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस बाय शहबाज लक्की। आप हमारे अबाउट सेक्शन, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन पे वो लिंक आप देख सकते हैं, दोनों टेलीग्राम ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का। आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और 8:30 पीएम पे डेली जो होते हैं वो क्विज स्टार्ट होते हैं। अभी रिसेंटली जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्विज चल रहे हैं। तो नेक्स्ट जो होगा तो वो इन्फॉर्म ग्रुप में इन्फॉर्म कर देता हूँ वो नेक्स्ट किसका टेस्ट होगा। ठीक है। जो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो अप्रोचेज के ऊपर होगा। वन बाय वन हम आज अप्रोचेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो अप्रोच होगी वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच होगी। इसमें हम देखेंगे वन बाय वन, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इज द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल मेथड। सबसे पहले हमें इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का क्या पता चला कि ये एक ओल्डेस्ट है, पुरानी है और ट्रेडिशनल है। ठीक है। तो इसमें हमें ये पता चल गया है कि ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है वो पुरानी है और ट्रेडिशनल है। अब हम इसको अच्छे से देखेंगे। इसमें ये कहा गया है कि जो अप्रोचेज है इसमें क्या किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, लेजिस्लेटिव की बात हो रही है, एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है, जुडिशरी की बात हो रही है, ब्यूरोक्रेसी पे फोकस करता है। ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। इसका मानना ये है कि पॉलिटिकल लाइफ को समझने के लिए, लाइफ के लिए, पॉलिटिकल पॉलिटिकल की लाइफ को समझने के लिए इंस्टीट्यूशनल का स्ट्रक्चर, उनका काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को बैक कहा गया है, किसकी? पॉलिटिक्स की कहा गया है। और ये इसका बेसिक बिलीफ है, सोच समझकर बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन जैसे पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन डेमोक्रेसी का फाउंडेशन होता है। जैसे आप ये दे सकते हैं कि जैसे इंडिया की जो पार्लियामेंट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन है, ये एक स्ट्रक्चर बॉडी है। मतलब इसमें ये चीज़ है जो फॉर्मल है, अच्छे से मतलब काम हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? बैकबोन है पॉलिटिक्स की। ठीक है। तो इसको हम ये देख सकते हैं, और ये पुरानी है, ट्रेडिशनल है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। हमने इसके ऊपर अभी नॉर्मल बात की, हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी अभी डिफिकल्टी आ रही है तो आप हमें हमें बता सकते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसमें ये कहा जाता है कि ये जो अप्रोच है ये स्टडीज करती है किसके ऊपर? फार्मल स्ट्रक्चर और लीगल फ्रेमवर्क की। ठीक है। इसमें जैसे क्या चीज़ आ जाती है, किसकी एनालिसिस करती है? जिसमें लॉ आ जाता है, रूल आ जाता है, ऑफिशियल बॉडी आ जाती है, पे फोकस करता है, उसके फेस उसके ऊपर बात की जाती है। ठीक है। आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है उसमें फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करिए, जिसमें लीगल फ्रेमवर्क होगा, जिसमें हम लॉ की बात करते हैं, रूल्स की बात करते हैं, ऑफिशियल बॉडी की बात करते हैं। ठीक है। अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो इसमें ये कहते हैं कि ये अप्रोच कहती है कि अगर हमें किसी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है तो हमें उसके इंस्टीट्यूशनल, जैसे पार्लियामेंट, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव कैसे काम करती है वो दिखाना होता है। ठीक है। हमें ये देखना पड़ता है ना, अगर हमें किसी कंट्री का डिफरेंस देखना पड़ता है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या काम कर रहा है, तो हम उसकी जो भी स्ट्रक्चर बॉडी होगी, जो फॉर्मल बॉडी होगी, हम उसके ऊपर देखते हैं कि उसकी कंट्री पे कैसे लॉ बन रहा है, कैसे रूल्स बन रहे हैं, कैसी ऑफिशियल बॉडी है। तो उसके ऊपर, उसके लिए हमें क्या इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या चीज़ है। ठीक है। अब हम इसका देखते हैं कि इसका एवोल्यूशन कब हुआ था, ओरिजिन कब हुआ था। इसमें ये देखा जाता है, ये सबसे पहले जो थी वो किसने यूज की थी? अरिस्टोटल ने यूज की थी।
अरिस्टोटल ने अपनी बुक जो थी पॉलिटिक्स, जो 4th सेंचुरी में लिखी गई थी, उसमें उन्होंने 158 सिटी स्टेट कंट्रीज के जो थे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे, और उसके बाद उनको कंपेयर करके उन्होंने ये चीज़ को हाईलाइट किया था। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, क्योंकि आप अरिस्टोटल को आप पॉलिटिकल थ्योरीज में भी पढ़ते हैं, उसके बाद आप देखें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी अभी आ रहा है, उसके बाद वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी हमें पढ़ रहे हैं, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो उनकी पॉलिटिक्स बुक है और रिपब्लिक बुक्स है प्लाटो की, आप वो देख सकते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आ रही हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं 158 कॉन्स्टिट्यूशन की जो उन्होंने कंपेयर किया था, उन्होंने जो पढ़ा था उसके ऊपर बात हो रही है, और सबसे पहले इन्होंने इसके ऊपर बात की थी। ठीक है, अगर हम इसके फेमस कोटेशन की बात करें तो उन्होंने ये कहा गया था कि आपको कोटेशन समझ आ गया होगा, इन्होंने जब बात की थी कि इंसान अपने नेचर में ही पॉलिटिक्स देखता है। ठीक है, ये किसने कहा था? अरिस्टोटल ने कहा था। इसमें हम ये देखते हैं, ये ओरिजिन है, और उसके बाद हम एवोल्यूशन की बात करें, ये 19 और 20 सेंचुरी में जो स्कॉलर थे उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बात की थी। हम वन बाई वन स्कॉलर को देखते हैं। जैसे जेम्स ने, उन्होंने अपनी जो बुक्स लिखी थी द अमेरिकन कॉमनवेल्थ 1888 में। उसके बाद जो थे लार्वेंस जो थे, उन्होंने जो बुक्स लिखी थी गवर्नमेंट्स एंड पार्टीज इन कॉन्टिनेंट यूरोप 1896, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो थे उन्होंने जो थी डेमोक्रेसी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की बात की थी, जो 902 में एक बात की थी, जिसमें मॉडर्न टाइम के लिए डेवलप के लिए बात की थी। ठीक है, तो हम इनके अगर कोर कंसेप्ट की बात करें तो उन्होंने ये कहा गया था कि ये स्ट्रक्चर और रूल को डिसाइड करता है कि एक कि पॉलिटिकल कैसे चलेगी, पॉलिटिक्स कैसे चलेगी, और जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन या इलेक्शन लॉ होगा वैसे ही पॉलिटिकल बिहेवियर और गवर्नेंस दिखाएगा। इसलिए रूल्स और लॉ को फॉर्मल बॉडीज को डीपली स्टडीज करो, जिससे क्या होगी, अंडरस्टैंड होगी पॉलिटिकल सिस्टम की। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, इसमें इसमें ये बता रहा है कि किसी भी बॉडीज को, किसी की चीज़ को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको कैसे चलेगी, कैसे एक काम, जैसे एक कोई हम काम कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक रूल्स बना रहे हैं किसी भी फॉर्मल बॉडी का, तो हम उसको कैसे चलेंगे, उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरत होती है। जैसे आज के टाइम पे देखें, जैसे इंडिया किसके बेस पे चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उसके बेस पे चल रहा है कि किस जैसे हर आप स्ट्रक्चर बॉडी की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हर चीज़ के लिए बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट के लिए रूल्स अलग से हैं, हाई कोर्ट के लिए अलग से हैं, उसके बाद पीपल्स के लिए अलग से हैं, तो हर चीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया कि आपकी यहाँ तक लिमिट्स है। ठीक है, अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो हम इसमें ये कह सकते हैं, पॉलिटिक्स की असल गेम को समझने के लिए हमें सिर्फ लोग नहीं, सिस्टम और सेटअप को समझना पड़ता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कोर्ट किस तरह डिसीजन लेता है, या पार्लियामेंट कैसे लॉ या पास करती है, ये मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया था। उस आप ये देखें कि पॉलिटिक्स को कैसे चीज़ हम सेटअप करते हैं, पॉलिटिक्स कैसे चलती है, पॉलिटिक्स का नज़रिया कैसे है, पॉलिटिक्स किस तरफ चलती है। तो उसमें ये कह सकते हैं सबसे मेन जो रोल होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आता है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे करता है, कोर्ट्स का क्या काम है, कोर्ट किस तरह डिसीजन लेता है, और पार्लियामेंट की तरह कैसे लॉ बनते हैं, कैसे लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ को बताते हैं। इसी को हमें क्या कहते हैं कि एक स्ट्रक्चर और रूल्स को कैसे फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर हम मेंस थिंकर्स की बात करें जो इन्होंने इसके ऊपर बोला है, सबसे पहले हमने ऊपर बता दिया था कि अरिस्टोटल्स हैं, जेम्स हैं, उसके बाद लॉर्ड्स हैं, उसके बाद हेमरफिरेंस है, उसके बाद कार्ल फ्रेडरिच थे। हम वन बाई जो थिंकर्स हैं उसको अच्छे से नीचे एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम अरिस्टोटल की बात करते हैं। अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा गया है, और ये और जो अर्लीस्ट जो यूजर थे वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के बारे में बात की थी। ठीक है, तो आपको ये जो चीज़, दो चीज़ें पता चल गई होंगी। पहला तो आपको पता ही है, और जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है ये तो आपको पता ही है, और जो अब न्यू आपको ये चीज़ पढ़ ली गई है कि उन्होंने जो अर्लीस्ट थिंकर्स थे जिन्होंने इस अप्रोच के बारे में बात की थी। ठीक है, उसके बाद जो उनकी बुक्स थी पॉलिटिक्स, उसको उन्होंने कंपेयर किया था किसके, 158 जो ग्रीक सिटी स्टेट के जो कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके ऊपर फोकस किया था। उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने किसके ऊपर बात की थी कि जो मोनार्की है, अरिस्टोक्रेसी है, उसको डेमोक्रेसी को उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था कि कैसे एक इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑर्गेनाइज करते, कैसे वो अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कैसे एक पॉलिटिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। हम अरिस्टोटल के जो उनकी जो बुक्स थी उसके ऊपर उसने क्या चीज़ बात की थी। ठीक है, और उनका हमने ऊपर ऑलरेडी कोटेशन पढ़ ली थी, मैंस इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। ठीक,
मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इतनी डेप्थ में जा रहा हूँ क्योंकि आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को कंसेप्ट जो होते हैं ना वो समझ आने चाहिए कि किस थिंकर्स ने क्या बोला है, क्योंकि आप एक थिंकर को एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही थिंकर्स आपको मेन 3-4 यूनिट्स में आपको मिल ही जाते हैं। फिर उसके बाद अरिस्टोटल ने कहा था कि इंसान अपनी फितरत से पॉलिटिकल है। उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्लासीफाई किया था। जैसे मोनार्की मोनार्की को क्या कहते हैं, रूल्स बाय वंस, अरिस्टोक्रेसी में रूल बाय फ्यूज, और पोल्ट्री में और डेमोक्रेसी में रूल्स बाय मेनी। उनका मेन फोकस किस तरफ था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और गवर्नेंस को कैसे शेप करते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल सिस्टम को किस तरह से स्ट्रक्चर को किया जाता है। उन्होंने मोनार्की की बात की थी, अरिस्टोक्रेसी की बात की थी और डेमोक्रेसी की बात की थी, ठीक है। उनका यही मेन फोकस था कि हम एक गवर्नमेंट को, एक पॉलिटिक्स को कैसे एक शेप करते हैं, कैसे उसको एक स्टेबलिश करके रूल्स को रा बनाते हैं। और उसकी आपको मैंने बुक्स बता दी, ये आप देखते हैं, पॉलिटिक्स और एथिक्स, दो बुक्स हैं। अगर हम जेम्स की बात करें, जेम्स जो थे वो ब्रिटिश थे और वो हिस्टोरियन थे और उसके बाद पॉलिटिशियन थे। और उसके बाद उनकी जो बुक्स थी, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ 1888, ये आप बुक्स याद कर सकते हैं। ये यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उधर एक ये क्वेश्चन आया था, आप ये देख सकते हैं। जो इनकी मेंस बुक होती है, ये मैच दी फॉलोइंग में भी आ सकती है, उसके बाद स्टेटमेंट के बेस पे भी आ सकती हैं। तो आप इन बुक्स को आप अच्छे से पढ़ें और उसके बाद देखें कि इसका कैसे हम इसको अच्छे से याद करें, इसकी ट्रिक्स आप देख सकते हैं। तो इसमें उन्होंने ये कह सकते हैं कि वो कौन थे, वो अमेरिकन थे, जिसने उन्होंने किसके बारे में बात की थी, जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंसी, कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की थी। और उन्होंने जो और दो कंट्री को सिमिलर इंस्टीट्यूशन की बात की थी, जेर आउटकम डिफरेंस बेस्ड ऑन कल्चर एंड पीपल। उन्होंने जो दो स्ट्रक्चर बॉडी की बात की थी, जिन्होंने बोला था कैसे कल्चर और पीपल्स में कंपेयर करके बोला था कि एक कंट्री और दूसरी कंट्री में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि इंस्टीट्यूशनल जो था मे बी सेम बट आउटकम डिपेंड ऑन पीपल ऑपरेटिंग देम, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, जो हिंदी स्टूडेंट है मैंने उनके लिए इंग्लिश में लिख दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो उनको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहता है कि इंग्लिश और प्लस इंग्लिश, इससे आपकी क्या होगी कि अच्छे से कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाती है। हिंदी इतना मेरा बेसिक्स नहीं है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जिसको इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से आ रही प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश में नहीं आ रहा, तो आप ये इंग्लिश के नोट्स भी देख सकते हैं। उसको अगर आपको मेरी ये प्रोनाउंसिएशन में कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे इंग्लिश के नोट्स भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इंग्लिश मतलब आ रही है तो आप इंग्लिश के भी पढ़ सकते हैं। मैंने दोनों लैंग्वेज में लिख दिए, इंग्लिश और इंग्लिश में। आप ये देख सकते हैं, जैसे हमने ऊपर बात की थी वैसे इंग्लिश में इसमें बोला गया है कि जेम्स ने बात समझाया था कि सिर्फ इंस्टीट्यूशनल को कॉपी से डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं होती। उन्होंने यूएसए और ब्रिटेन इंस्टीट्यूशनल को कंपेयर किया था। जैसे उन्होंने प्रेसिडेंसी या पार्लियामेंट को रोल दिखाने के लिए सिमिलर हो सकते हैं, पर इसमें उनका काम अलग होता था, डिपेंडिंग ऑन पीपल और ट्रेडिशन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ऊपर भी हमने ये चीज़ बात की थी और नीचे भी हमने वो चीज़ बात की थी। और उनके जो बुक्स थी वो हमने एक दिन पहले बता दिया, दी कॉमनवेल्थ, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ, जो 1888 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। आई होप ये आपको चीज़ समझ आ रही होगी। नेक्स्ट आप हम देखें, हमने वैसे ही नीचे किया। अगर आपको ये मेरा पैटर्न सही लग रहा है तो आप बता सकते हैं। अगर इसके अलावा आप प्योर इंग्लिश मतलब बोलना चाहते हैं कि मैं प्योर इंग्लिश में लिख दूं तो आपको वो आ जाएगा, तो वो भी आप बता सकते हैं। वैसे जो भी टेलीग्राम ग्रुप पे चैनल पे जो भी मेरे स्टूडेंट है तो उनको ऑलरेडी पता है कि मेरा ये पढ़ा मतलब ये मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम लॉरेंस की बात करें तो वो भी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। उन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को यूरोपियन गवर्नमेंट्स के बारे में कंपेयर किया था, जिसमें उन्होंने ही बिलीव्ड दैट इंस्टीट्यूशनल डिफाइंस द रोल्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन एंड डिसीजन मेकिंग इन हिज वर्क्स। उनका कौन सा वर्क था ये आप चीज़ देख सकते हैं। गवर्नमेंट्स एंड पार्टीज की बात की थी उन्होंने, कहाँ पे, यूरोप में। और उन्होंने एनालाइज किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल सिस्टम्स एंड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन यूरोप की बात की, ठीक है। अगर उनका रिसर्च यही था कि वो कंट्रीज को, जैसे फ्रांस हो गई, जर्मनी होगी, इटली होगी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे फोकस किया था, ठीक है। देखें, हर थिंकर्स ने अपने हिसाब से जो उसका टाइम पीरियड था उस हिसाब से जो भी चीज़ डिमांड थी उस हिसाब से उन्होंने उस चीज़ के ऊपर काम किया, ठीक है। ये आप चीज़ देख सकते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट्स और पार्टीज की जो बुक्स थी उन उसके ऊपर काम किया था। 1896 के ऊपर बात उन्होंने की थी, ठीक है, जो लिखी थी।
अगर हमने नेक्स्ट थिंकर की बात करें तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि ये कौन थे। ये भी एक, कब इन्होंने लिखी थी, 1854 में लिखी थी, 1921 में लिखी थी। और ये एक रशियन जो थी वो एक पॉलिटिकल पार्टी थे, जिनका काम ये था, उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिकल पार्टी। और उन्होंने ये बोला गया था कि जो पार्टी डोमिनेशन है इंडिविजुअल वोट का, वो डेमोक्रेटिक के ऊपर वो डेंजर है। और उन्होंने ये शो किया था कि जो भी मैनिपुलेट हो रहा है, जो भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं, उसमें क्या हो गया है कि ये चीज़ से अफेक्ट हो रहा है, डिक्टेटरशिप ज़्यादा हो रही है। ठीक है। उन्होंने यूएसए और ब्रिटेन को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग पार्टी स्ट्रक्चर डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप जैसे इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। ठीक है। और उनकी जो बुक्स थी आप ये देख सकते हैं, डेमोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज 1902। अगर हम फिनर की बात करें, फिनर ने फोकस किया था कि इंस्टीट्यूशनल जैसे पार्लियामेंट, जुडिशली, एग्जीक्यूटिव एक दूसरे को कंट्रोल करके सिस्टम में बैलेंस और अकाउंटेबिलिटी लाते हैं। उनका काम कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशन स्टडीज में काफ़ी इन्फ्लुएंस था। तो आप ये देख सकते हैं कि इनकी जो बुक थी वो कौन सी थी, थ्योरीज एंड प्रैक्टिस मॉडर्न गवर्नमेंट 1932। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि हर थिंकर ने हर अपने हिसाब से बोला है जो चीज़ ज़रूर थी। इन्होंने किसके बारे में बात की थी, पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव की बात की थी कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके ऊपर कैसे कंपेयर किया जाता है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन स्टडीज पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है। अगर हम कार्ल्स की बात करें, कार्ल जो थे वो जर्मन के पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे और कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर थे। उनका जो मेजर वर्क था, आप इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़े थे, लेकिन जो इनका मेजर वर्क था ना वो आप देख सकते हैं, इनका मेजर वर्क है। वन बाई हमने मैंने ज़्यादा मेजर वर्क्स नहीं दिए, लेकिन वो दिए हैं जो इन एग्जाम में ज़्यादा आ रहे हैं। आप अगर PYQ देखोगे 2014 से 2025 में, तो आपको ये जो इनके बुक्स हैं, ये आपको इनके क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये जो UGC नेट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप यही क्वेश्चन अगर JK सेट या फिर उसके बाद डिफरेंट सेट की बात कर रहे हैं, या PhD एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, तो या असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। तो ये आप चीज़ देख सकते हैं। हम अभी बात कर रहे थे किसके पे, जो उनका वर्क था कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, जिसपे उन्होंने स्टेबल डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की बात की थी, जो डिपेंड कर रहा था स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल के ऊपर बात की थी। ठीक है। उन्होंने ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल जो थे वो राइट और फ्रीडम के लिए प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। अगर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक्स देख सकते हैं, तो उसमें ये कहा गया था कि जो हमने ऊपर पढ़ा उसका करेक्ट है। तो ये देखो, अगर आपको इतना बोल रहे हो कि इतना नहीं पढ़ा जा रहा, तो आप इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी लगा सकते हैं अगर आपको ये वो चीज़ याद नहीं होती। जैसे आप ये देख सकते हैं, अरिस्टोटल की पॉलिटिक्स, और जेम्स की जो थी वो रियलिटी थी, लोअर के यूरोप था, और उसके बाद जो थी ग्रोस्की की क्या थी, पार्टी थी, और फिनर्स का बैलेंस था, और फेडरिक का क्या था, डेमोक्रेटिक और डांस की बात की थी। ठीक है। अगर हम इसमें देख सकते हैं, हम नीचे भी कर दिया, स्टडी द पॉलिटिकल फॉर्म्स की बात करिए, इंस्टीट्यूशनल सेम डिफरेंस आउटकम्स, लॉरेंस के एक यूरोप की, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेंस की बात करी थी, चेक्स एंड बैलेंस की बात करी थी, और उसको स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की बात करी थी। हमने जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच थी उसको हमने कर दिया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो न्यो है उसकी हम बात करते हैं, न्यो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की बात करते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है। पहले में क्या कहा गया था कि वो ओल्डेस्ट था और ट्रेडिशनल। अब हम इसमें चले जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। जो न्यो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच थी ये कब आई थी, ये लेट आई थी 20वीं सेंचुरी में। इसका रिस्पॉन्सिबल क्या था, ट्रेडिशनल, इंस्टीट्यूशनल एंड बिहेवियरलिज्म के ऊपर बात की थी। और इसके बाद ये थी इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल बट द with a fresh perspective. Institutional is not a just formal rules, but they are shapes human behavior, choice and rules. ठीक है। इसमें ये कहा गया था, न्यू न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ने ये बताया था कि इंस्टीट्यूशनल सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर जैसे पार्लियामेंट कोड जैसा नहीं है, बल्कि वो लोगों का बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग और सोशल वैल्यूज का इन्फ्लुएंस करता था। मतलब इंस्टीट्यूशनल एक लिविंग फोर्स बन जाता है सोसाइटी में। ठीक है। तो वो आप ये चीज़ देख सकते हो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। जो पहले में जो थे, जो सिंपल थी, उसमें सिर्फ किसकी बात हो रही थी, पार्लियामेंट की बात हो रही थी, कोर्ट की बात हो रही थी, जिसमें स्ट्रक्चर की बात की जाती थी कि एक ऑफिशियल स्ट्रक्चर होना चाहिए कि गवर्नमेंट को कैसे चलाया जाता है, पार्टी सिस्टम कैसे बनती थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे हो रही थी। जैसे न्यू इंस्टीट्यूशनल में ये बात हो रही है कि उसमें लोगों का जो बिहेवियर, लोगों का जो डिसीजन है, लोगों कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उसके ऊपर बात कर रही थी कि एक लिविंग जो फोर्स हो रहा है उसके ऊपर कैसे किया जाता है, लोगों के बारे में कैसे इस चीज को बताया जाता है। ठीक है।
आई होप ये आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं। पहले में आप ये देख सकते हैं वो किसकी ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, इसमें क्या बात कर रहे हैं कि इसमें बिहेवियर की बात आ रही है, ठीक है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, इसमें ओरिजिन जो हुआ था वो 1970 1980 में हुआ था इन पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में। और इट्स क्रिटिसाइज बिहेवियर्स फॉर इग्नोरिंग द पावर स्ट्रक्चर। स्कॉलर वांट टू ब्रिंग्स बैक द स्टडीज ऑफ इंस्टीट्यूशनल बट इन मोर डायनेमिक एंड इंटरएक्टिव वेज। इसमें ये कहा गया था कि 1970 में वो जो स्कॉलर थे उन्होंने इसके बिहेवियर इंस्टीट्यूशन के ऊपर अंडरस्टिमेट किया था। उन्होंने ये कहा गया था कि इंस्टीट्यूशनल को सिर्फ सेंटर में लाया गया, लेकिन उसके नया अंदाज में नहीं किया था जिसमें इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल एक दूसरे को अफेक्ट करते, ठीक है। ये कह रहे थे जैसे पहले जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच था और उस न्यू न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इसमें बिहेवियर की बात हो रही थी तो पहले में वो चीज़ नहीं हो रही थी, ठीक है। अगर हम कंसेप्ट की बात करेंगे तो इसमें ये कहा गया था कि इंस्टीट्यूशनल जो थी वो रूल्स के ऊपर चल रही, स्ट्रक्चर के ऊपर चल रही थी, गाइड कर रही थी। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर की बात कर रही थी। इंस्टीट्यूशनल बोथ कॉन्स्टेंट एंड इनेबल्स अ पॉलिटिकल एक्शन। इंस्टीट्यूशनल जो इन्फ्लुएंस कर रही थी हिस्ट्री, पावर, डिपेंडेंसी। उसके बाद कल्चर कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे थे। उसके बाद सो एवोल्यूशन इज नॉट सडन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसमें, ये चीज़ देख सकते हैं कि क्या वो रूल्स जो इंस्टीट्यूशन थी वो रूल्स और ट्रेडिशन की बात कर रही थी और ये जो थी वो स्ट्रक्चर बेसिस की बात कर रही। अगर अब हम देखते हैं कि न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो थी वो कैसे स्टार्ट हुई। लाइक गवर्नमेंट्स ला एक्स्ट्रा शेप पीपल बिहेवियर्स, उसके अनलाइक ओल्ड थ्योरीज इग्नोर्स दिस इज द इंस्टीट्यूशनल प्ले ह्यूज पॉलिसी। इसकी थ्री ब्रांचेस थी, आप ये देख सकते हैं। एक इसमें देखते हैं हिस्टोरिकल, उसका सोशियोलॉजिकल, एक रेशनल था। जो हिस्टोरिकल था वो फोकस कर रहा था पास्ट के ऊपर बात कर रहा है। आप ये देखते हैं हिस्टोरिकल में हिस्ट्री, तो आप वो चीज़ देखते हैं हिस्ट्री के ऊपर बात कर रहा है, हिस्टोरिकल बात कर रहा है। इसमें ये था कि पावर डिपेंडेंस डिसीजन जो अर्लीस्ट इंपैक्ट हुए थे वो उसके ऊपर बात कर रहा है। सोशियोलॉजी में ये चीज़ आ गई थी। सोशियोलॉजी में सोसाइटी बेस, सोशियोलॉजी से हम कल्चर के बेस में बात करते, तो इसमें ये करते हैं कल्चर, नॉर्म, सोशल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। इसमें रूल्स को कैसे शेयर कर दिया जाता है, बिलीव क्या है, प्रैक्टिस क्या है, सोसाइटी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है, ठीक है। और अगर हम रेशनल की बात करें तो इसमें ये कहा जाता है कि रेशनल जो सेल्फ इंटरेस्ट था उसको कैसे ठीक किया जाता है, जो लोगों का डिसीजन है उसको कैसे मैक्सिमाइज मिनिमम किया जाए, कि कैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, जो मिनिमम कम हो रहे थे उसको कैसे ठीक किया जाए, जो इंस्टीट्यूशन को कैसे उसको हेल्प किया जाए, गाइड किया जाए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का बेनिफिट हो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी जो हमने ऊपर जो पढ़ा था इंस्टीट्यूशनल और न्यू न्यू इंस्टीट्यूशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर अब हमारे नेक्स्ट क्या, हमने ऊपर थिंकर्स की बात की थी, अब नेक्स्ट हम जो इनके थिंकर्स हम उसकी बात करें। जैसे देखें कि हर थिंकर ने अपने हिसाब से बोला है, आप इन थिंकर्स को देख सकते हैं इंस्टीट्यूशनल थिंकर्स में कौन थे और न्यू इंस्टीट्यूशनल थिंकर्स में कौन थे, ठीक है। सबसे पहले जो थे वो कौन से थे, जे जे मार्च। ये कब थे, 1928 2018। और साथ में कौन थे, जोहन पी ओल्सन। ये कब थे, 1939 में, ठीक है। अगर इनकी हम बात करें, दे आर कंसीडर द पायनियर ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनल इन पॉलिटिकल साइंस। और उनका फेमस आर्टिकल कौन सा था, द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स इन पॉलिटिकल लाइफ। कब लिखा गया था, 1984, ब्रॉस्ट ए रेवोल्यूशन। दे आर्ग्यू, उन्होंने क्या आर्ग्यू की थी कि इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस हाउ पीपल बिहेव्स नॉट ओनली बाय रूल्स बट आल्सो शेपिंग देयर आइडेंटिटी एंड प्रेफरेंस, ठीक है। अगर हम कोटेशन की बात करें तो उन्होंने क्या कहा गया था, इंस्टीट्यूशनल प्रोवाइडर लॉजिक। और उसके बाद जो नॉट मेयरली अ लॉजिक है कंसीडर, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ये कह रहे थे कि जो अलॉजिक्स हो रहे हैं, अप्रोप्रिएट हो रहे हैं, उसके ऊपर कैसे काम किया जाता है उसके ऊपर। मार्च और ऑल्सन ने कहा था कि लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल के बनाए नॉर्म्स और एक्सपीरियंस के हिसाब से भी काम करते हैं। जैसे एक जज कोर्ट में जज जैसे बिहेव करेगा चाहे पर्सनल इंटरेस्ट कुछ भी हो, ठीक है। आप ये देखेंगे उन्होंने ये कहा था कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में आपको उस हिसाब से काम पड़ता है जिस हिसाब से ज़रूरत होती है। जैसे कोई कोर्स हो गया, कोई टीचर हो गया, वो जैसे हम अगर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो अगर हमारी क्लासेस हो रही हैं, जो हमारा एचओडी होगा तो वो देखो वो हमसे कैसे बात करे बाहर। जब हम क्लास से नहीं होंगे तो वो हमसे अच्छे से बात करे, जब क्लास में होगा तो वो एज ए टीचर बात करेगा। तो उसको उसका जो भी चाहे उसका जो भी हमारा जो भी पर्सनल इंटरेस्ट हो कुछ भी होगा वो क्लास के टाइम पे एक अच्छे से बिहेव करेगा, उस फील्ड की तरफ बिहेव करेगा। तो अगर हम इनके वर्क की बात करें तो हमने ऊपर ऑलरेडी बता दिया था कि द न्यू इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइज फैक्टर इन पॉलिटिकल लाइफ 1984, ठीक है। अगर नेक्स्ट थिंकर की बात करें तो उसमें थे कौन,
DC नॉर्थ 1920 टू 2015। तो इसमें ये देख सकते हैं कि ये कौन थे। नॉर्थ economist broached the idea of institutional into economic history and political economics. He said institutional the roles of the games that reduce uncertainty and shape political performance. नॉर्थ कहते थे कि इंस्टीट्यूशनल रोल्स जैसे होते हैं जो सोसाइटी को ऑर्डर देते हैं, विदाउट इंस्टीट्यूशनल सब कुछ रैंडम और अनसर्टन हो जाता है। तो अगर इनके हम वर्क्स की बात करें तो उसमें ये कहा गया था इंस्टीट्यूशनल चेंज या इकोनॉमिक्स रेफरेंस 1990 में। अगर इनके हम कोटेशन की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल आर हेविली डिवाइस कॉन्स्ट्रेंट दैट स्ट्रक्चर पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड सोशल इंटरेक्शन। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आप सिर्फ इनका ये देख सकते हैं, इनकी जो बुक्स है और उनका एक कोटेशन जो मैं दे रहा हूँ, ये आप यही पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर आपका इनका कंसेप्ट समझ आ गया होगा, अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ गया तो आपको ईजिली ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट संस्कृत की बात करें तो वो कौन थे। थैलेन थे। और उन्होंने क्या बात की थी कि हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनल के ऊपर बात की थी, जो ब्रांच की थी न्यू इंस्टीट्यूशनल में। इसमें इनके कहा गया था कि हिस्ट्री शेप इंस्टीट्यूशनल सेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो पाथ फॉर डिपेंडेंसी। इसमें यह कहा गया था कि जो थैलिन थे उन्होंने कहा है इंस्टीट्यूशन अपने हिस्टोरिकल रूट से जज होता है और फिर वही रास्ता चल पड़ता है। इंस्टीट्यूशनल का रिवोल्यूशन एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होता बल्कि हिस्ट्री से लिंक्ड होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने किसके बाद में वो हिस्टोरिकल जो अप्रोच थी उनके ऊपर, उन्होंने जो कहानियों जो ब्रांच थी ना उसके ऊपर हिस्टोरिकल अप्रोच की ब्रांच जो थी उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री को कैसे लिंक किया, कैसे हिस्ट्री के बिना कोई भी चीज़ वैलिड नहीं होती हो सकती, इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होती बल्कि हिस्ट्री से लिंक होता है। ठीक है, अगर हमने इसके वर्क की बात करें तो आप ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर पॉलिटिक्स की बात की थी उन्होंने, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का एनालिसिस किया था 1992 में। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एक जैसा शुरू हुआ था पर इंस्टीट्यूशनल का एवोल्यूशन हिस्ट्री और सोसाइटी के हिसाब से लागू हुआ है, इसलिए गवर्नेंस में फ़र्क आया था। जैसे देखें 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का जो था जो कॉन्स्टिट्यूशन था, तो क्या हो रहा था कि इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाना स्टार्ट कर दिया, उससे पहले जो था 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके ऊपर फॉलो कर रहे थे। ठीक है, 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे थे। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ था तो उसके बाद इंडिया ने कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया था। उसके बाद इन्होंने दोबारा से जो था अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था, शायद 1958 में, मुझे डेट नहीं याद। तो उस टाइम पे इन्होंने पाकिस्तान ने अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान के 3-4 बार कॉन्स्टिट्यूशन जो थे वो चेंज हुए थे। जो भी मतलब आते थे, जो भी लीडर्स आता था वो क्या करते थे, सबसे पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते थे। 3 और 4 टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन उनका चेंज हुआ है, आप ये देख सकते हैं। मुझे इतना क्लियर याद नहीं है, तो आप 3-4 बार उनका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है। 1958 में हुआ था और उसमें ये हुआ था कि हर कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अलग अलग से बताया था। ठीक है, अगर हम उनके अगर लीडरशिप की बात करें तो इंडिया की लीडरशिप में ये चीज़ थी कि अगर कोई पीएम बनता था, कोई सीएम बनता था, तो उसमें ये था कि कुछ भी मसला नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में ये था कि आर्मी रूल ज़्यादा होते थे। जैसे देखिए कोई भी अच्छा लगता था वो क्या करते थे, उसमें हमने ऐसे कोटेशन याद की थी, जैसी करनी वैसी भरनी। आप ये देखें कि कोई भी पाकिस्तान का कोई भी जो गवर्नमेंट थी वो भी पूरे 5 साल उसने अच्छे से नहीं किए थे। जैसे किस कोई उसमें पाकिस्तान में ये चीज़ कॉमन हो गई थी कि आप ये देख सकते हैं कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर बन रहा था, नेक्स्ट 10 ईयर में उसको या मार दिया जाता था या उसको मतलब जेल की कर दिया जाता था। उसमें यही कहा था जैसी करनी वैसी भरनी। तो अगर आप जब हम नेक्स्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन साउथ एशिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हम अगर तरफ चले गए तो हम आई होप में आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल का जो भी साउथ एशिया में जो कंट्रीज आती हैं हम उसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये देख सकते हैं कि हर कंट्री का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेम होता है, उसमें चाहे वो सोसाइटी और हिस्ट्री के हिसाब से अलग हो लेकिन गवर्नेंस में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अगर हम इसके शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, मार्च का भी देख सकते हैं, नॉर्थ का भी देख सकते हैं और उसके बाद इसका थैलिन का भी देख सकते हैं। अगर मीनिंग्स की बात करें तो इस जो था मार्च का था वो बेस्ड बिहेवियर था और नॉर्थ का जो था रूल्स ऑफ द गेम था। थैलिन का जो था वो हिस्ट्री शेप था, इंस्टीट्यूशनल की बात की थी। ठीक है,
अब हम चलते हैं न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। इसमें ये कहा गया था कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म जो था एक मोर मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म दैट गोज बियॉन्ड पॉलिटिकल साइंस इनटू सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज। और उसके बाद इन्होंने इंस्टीट्यूशनल आर नॉट जस्ट स्टैटिक स्ट्रक्चर, दे आर डायनेमिक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट एंड कल्चरल इम्बेलेंस। इसमें ये कहा गया था कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनलिज्म सिर्फ एक रिजिड फ्रेमवर्क नहीं होता, ये इंस्टीट्यूशन समझकर सोशल और संस्कृत कल्चर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इवॉल्व होता है। ये अप्रोच डायनेमिक और लिविंग प्रोसेस के रूप में दिखाती है जो लोगों के सोच, बिहेवियर और कॉन्स्टिट्यूट को शेप करता है। ठीक है, अगर हम इनके ओरिजिन की बात करें वो कब हुआ था, 1980 और 1990 में हुआ था। इसमें ये कहा गया था एक्सपेंशन ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म आइडिया। इसमें ये कहा गया, स्कॉलर ने रिलीज किया था कि शुड नॉट अंडरस्टैंड थ्रू फॉर्मल रूल्स बट थ्रू मीनिंग सिंबल्स ऑन सोशल प्रैक्टिस। तो इसमें ये कहा गया था कि 1980 से 90 में स्कॉलर ने देखा कि सिर्फ फार्मल रूल्स इंस्टीट्यूशन का स्टडी करना इनकम्प्लीट है। इंस्टीट्यूशनल का उनके अंडरलाइन काम करना, जैसे कल्चर हो गया, वैल्यूज होगी, सोशल नॉर्म्स हो गए, वो समझना जरूरी है। इसलिए न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ने फोकस किया था कि इंस्टीट्यूशनल आर नॉट स्ट्रक्चर्स अलोन बट स्टडीज सिस्टम्स, स्ट्रक्चर्स एंड मीनिंग। आप ये देख सकते हैं कि जो हमने पहले की बात की थी वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी, स्ट्रक्चर की बात करी। नेक्स्ट जो हमने की बात की थी उसमें हमने एक बात की थी कि बिहेवियर कैसे चेंज है, कल्चर की बात की थी। जो अब नेक्स्ट जो था, जैसे देखे ना, साल जैसे बोलते हैं ना, जब साल चेंज होता था उसके बाद हम नई चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। जैसे देखें कि हमारा पढ़ाने का तरीका, जैसे हम पहले पढ़ते थे वो किस हिसाब से पढ़ते, अब देखो कि आज हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो पहले हम बुक से पढ़ते थे, तो पहले जो कोचिंग थी वो ऑफलाइन थी, तो लाखों का खर्चा होता था। आज देखो कि यूट्यूब पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो यही वो बोल रहे थे कि जैसे ईयर बदलते रहे तो वो चीज़ें जो थी वो इम्प्लीमेंट होती रही। तो इस टाइम पे जो था न्यू इंस्टीट्यूशनल में ये बात हो रही थी, इसमें जो थे मीनिंग की बात हो रही थी, सिंबल्स की बात हो रही थी, सोशल प्रैक्टिस की बात हो रही थी, नॉर्म्स की बात हो रही थी। उसमें ये देख सकते हैं कि अब ये जो थी ये प्रैक्टिस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो रहा था। ठीक है, अगर इसमें आप कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें क्या था कि रियलिस्टिक की बात ज़्यादा हो रही थी, सिंबल और रिचुअल की बात हो रही थी, उसमें शेप और सोसाइटी की बात हो रही थी, इनफॉर्मल रूल और प्रैक्टिस की बात हो रही थी, स्टेबिलिटी और ग्रेजुअल चेंज की बात हो रही थी। तो आप इसमें ये देख सकते हैं, पहले में जो था वो फॉर्मल के वे में जा रहा था, अब जो था ये क्या है, इनफॉर्मल वे की तरफ जा रहा था। तो इसमें ये बन गया था कि उसको कैसे एक डॉक्यूमेंट को, कैसे हम एक चीज़, जैसे कोई भी, जैसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे जा रहे थे, अब ये था कि हमें टेक्स्ट बन जाता है कि सोसाइटी को किस तरफ लिया जाता है, इसके जो बैड हैबिट हैं या अच्छे हैबिट्स हैं उसको कैसे ठीक किया जाता है। ठीक है, सिर्फ रिटन लॉज नहीं बल्कि अनरिटन ट्रेडिशन और प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सिर्फ जो लिखा हुआ वही चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इसके अलावा भी जो जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, जो चीज़ अच्छी मतलब होती है, तो उसको कैसे हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, पहले में हमने जो ब्रांचेस बताई थी वो 3 ब्रांचेस बताई थी। अब जो थी 4 टाइप्स ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन थे, उसमें हम ये देख सकते हैं। सबसे पहले था रेशनल चॉइस की बात की थी, जिसमें ये कहा गया था कि लॉजिक्स पीपल जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, पीपल आर डिसीजन टू गेट मोस्ट बेनिफिट विद लीस्ट कॉस्ट, थिंग्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। लॉजिक की हम बात कर रहे थे, इसमें ये कहा गया था लॉजिक का कल्टीवेशन, जैसे आप किसी चीज़ को बाय करने से पहले कैलकुलेट करते हैं कहीं से सस्ता मिले और कौन सी ऑप्शन बेस्ट रहेगी। जैसे इसमें ये कह रहा था, रेशनल में ये कहते हैं ना कि हम कि कहीं मार्केट से जाते हैं, कहीं जाते हैं तो बार्गेनिंग स्टार्ट करते हैं। हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ हमें अच्छी मिलेगी, और अगर कोई महंगी मिल रही है तो उसके उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, कितना टाइम रहेगी। तो ये चीज़ हो सकती है। जैसे हम एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं, जैसे हम एक फ़ोन लेने जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि कौन सा फ़ोन हमें बेस्ट रहेगा, कौन सा फीचर अच्छा है। जैसे कोई फ़ोन है तो उसमें देखते हैं कि जैसे अभी न्यू फ़ोन आए हैं, जैसे मोटरोला हो गया, आईक्यू हो गया, उसके बाद सैमसंग हो गया, आईफ़ोन हो गया। तो हम ये देखते हैं कि हमारे लिए कौन-सा बेनिफिट रहेगा, इसकी कॉस्ट क्या रहेगी। हम ये चाहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ वो सस्ती मिले। हम शॉप से जाने से पहले हम अपना कैलकुलेट कर लेते हैं कि बजट हमारा ये है, तो इस हिसाब से। तो रेशनल का हम सिंपल ये कह सकते हैं कि कैलकुलेट करना, किसी चीज़ को अपने हिसाब से करना और ऑप्शनल बेस्ट की तरफ जाना। ठीक है? जैसे आपको कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स नहीं आ रही है तो आप ये क्लास देखते हैं, तो आपका ये है कि आपने कैलकुलेट कर दिया कि मुझे कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में वीकनेस है, तो मैं इस चीज़ को
ठीक करूँ, तो ये क्या हो गया, रेशनल की बात हो रही है, ठीक है, रेशनल चॉइस की हो रही है कि हम इस चीज़ को कैसे करें। हम अगर इसके थिंकर्स की बात करें तो इसमें आप देखते हैं ओसलन थे, नार थे, लेवी थे और बो थे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, रेशनल का मतलब मैंने आपको आसान लफ्ज़ों में समझा दिया है, तो आप इसके थिंकर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बहुत ईज़ी सब्जेक्ट है अगर आप इसको अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम हिस्टोरिकल बग की बात करें तो आपको ये समझ आ गया होगा कि हिस्टोरी में पास्ट की बात करना, जो पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं, जिसमें सॉरी, तो इसमें ये देख सकते हैं जो चीज़ें हो रही हैं उसको हम कैसे काम कर सकते हैं। लॉजिक की बात करेंगे, सोचो एक रास्ता बन रहा है और अब उस रास्ते पर चलना मुश्किल होता है, चाहे वो रास्ता सही हो या गलत। एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री ने पुराने टाइम पे रूल्स बनाया था कि वो रूल्स आज भी फॉलो हो सकता है, चाहे सिचुएशन चेंज हो गई, हिस्ट्री की वजह से वो रूल चल रहा है। जैसे ये देख रहे हैं कोई ऐसी चीज़, जो कुछ ऐसे रूल्स फॉलो होते हैं जो आज के टाइम भी चल रहे हैं, जैसे हमारी होती है, जैसे हमारी एक रिचुअल होती है कि नाखून जो होते हैं, जो नेल्स होते हैं, वो रूम के अंदर नहीं काटने चाहिए, रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो ये हमारी कुछ पास्ट की ट्रेडिशन होती हैं जो हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं, बिलीव करते हैं, और बोलते हैं किसी कटोरे में या किसी जो होता है बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए जिसमें हम खाना बनाते हैं, शायद शादी में बारिश हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम वो चीज़ निकल नहीं सकते। तो इस चीज़ को वही बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी जो नॉर्म्स है, कुछ ऐसे ट्रेडिशनल होते हैं जिससे हम क्या चीज़ होते हैं कि वो आज के टाइम पे चीज़ें फॉलो होती हैं। जैसे देखो आज के टाइम पे, जैसे आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हम कैसे पुरानी जो कंट्रीज होती हैं, जो पुरानी सॉरी जो पुरानी के जो भी हमारी हिस्ट्री होते हैं, जो भी हमारे ट्रेडिशन होते हैं, हम उसको आज भी उस चीज़ को जिंदा करते हैं, चाहे हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, ठीक है। तो अगर हम इसके शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो उसमें ये कहा जाता है कि हिस्ट्री बनाती है फ्यूचर का रास्ता, ठीक है। विदाउट हिस्ट्री हम आज मतलब कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, कोई चीज़ हमारे अंदर नहीं आती। जैसे देखिए हम जैसे छोटे थे, फिर उसके बाद बड़े हुए तो हमें कुछ हिस्ट्री की जो हमें हमारी जो हमारी पास्ट की बातें वो हमें आज भी याद आती हैं कि हाँ यार ये चीज़ अच्छी है। तो उसके बाद हम आज थिंकर्स की बात करें तो इसमें आप ये देख सकते हैं, मार्क्स हैं, पॉल्स हैं, थेलिन है, उसके बाद स्ट्रीक्स है, तो आप ये देख सकते हैं। तो उसके बाद हम अगर सोशियोलॉजी इंस्टीट्यूशन की बात करें, सोशियोलॉजी में ये चीज़ होती है ना कि सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यू और कल्चर की बात की जाए, सोशियोलॉजी मतलब कैसे किया जाए, एक सोसाइटी को जो है उसके रूल्स को कैसे फॉलो करते हैं। जैसे ये चीज़ देखते हैं कि हम उस चीज़ को सोसाइटी को कैसे अपलिफ्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख सकते हैं, अगर किसी कल्चर में हैंडशेक करना एक नॉर्मल ग्रीडिंग है तो इंस्टीट्यूशनल उसे उस तरह बिहेव करेगा फॉलो। अगर आपको ग्रीडिंग पसंद नहीं है तो आप ये सोसाइटी नॉर्म्स नहीं कर सकते। जैसे देखेंगे किसी को हैंडशेक करना अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। जैसे ये एक अगर एक नॉर्मल सी वैल्यूज़ होंगी, एक अच्छा होगा तो वो चीज़ को हो जाता है। जैसे अगर हम अपने रिलीजन की बात करें या आप अपने रिलीजन की बात करें तो हमें ये रहता है कि हम जो होते हैं कि अननोन से जो अननोन्स होते हैं, मेल हो गया, फीमेल्स हो गया, हम उनसे हैंडशेक नहीं करते। एज़ अ मुस्लिम मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे हर कल्चर में, ऐसे हर चीज़ में जो चीज़ होती है वो उस चीज़ को किया जाता है कि हम उसको अच्छे से करें, उसको कैसे उस चीज़ को फ़ॉलो करें। तो वो चीज़ वही बोल रही है कि हमारे जो कल्चर, हमारी जो सोसाइटी हमें जो इम्प्लीमेंट कर रही है, वो चीज़ को किया जाता है, ठीक है। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, इसमें ये कहा गया जाता है कि सिचुएशन सोसाइटी को रूल फॉलो करती है, ठीक है। जिसमें थिंकर्स कौन आ गए, जेम्स मार्च आ गए, और उसके बाद जोहन आ गए, उसके बाद आप ये पीटर देख सकते हैं, मायर्स देख सकते हैं, स्कॉट देख सकते हैं, ठीक है। WR स्कॉट। अगर हम लास्ट की बात करें 4 टाइप्स की, तो इसमें ये कहा जाता था डिक्रेसी इंस्टीट्यूशनलिज्म। इसमें ये कहा जाता था आइडिया और डिस्कशन इंस्टीट्यूशन को शेप करते हैं। ये सब आइडिया और डिसीजन की बातें करते हैं जिससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं। लॉजिक हम इसका ये कह सकते हैं, लॉजिक में ये कह सोचो लोग कई आइडिया डिस्कस कर रहे हैं और वही आइडिया इंस्टीट्यूशन को चेंज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी पॉलिटिकल डिबेट में क्लाइमेट चेंज पर डिस्कशन हो रही है तो डिस्कशन के बाद नई पॉलिसी बन जाती है। ये यानी आइडिया और पावर्स है डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस करता है। मतलब ये कर रहा है कि हम किसी चीज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऊपर वही चीज़ हमें बाद में उसके ऊपर पॉलिसी बनाई जाए। तो इसमें ये कहते हैं कि जो भी हमने जो आइडिया किया था, जो भी हमने डिस्कशन किया था, वो हमें इन्फ्लुएंस करता है उस चीज़ के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है।
तो अगर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक्स ये देख सकते हैं, इसमें ये कह सकते हैं कि आइडिया से डिस्कशन से इंस्टीट्यूशनलिज्म चेंज होते हैं। ठीक है, मैंने इस पे बहुत इजी मतलब शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह दिए हैं, तो आप इस चीज़ को आप डिफरेंस देख सकते हैं। इसमें आप थिंकर से कभी देख सकते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं जॉन है, उसके बाद ओव्स हैं, फिर उसके बाद विवन ए थे, फिर उसके बाद आप ये देख के जार कुछ, ये आप प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आप देख सकते हैं। मे बी मेरी प्रोनाउंसिएशन अच्छी ना हो, तो आप अपने हिसाब से इस चीज़ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अभी तक अच्छा लग रहा होगा। अब हम अगर इनके जो थिंकर्स जो इन्होंने जो दिए थे, तो उनको क्रिटिसाइज किसने किया था? हमारा ये होता है ना कि अगर हम कोई थिंकर्स में बोल रहे हैं, तो हमें वो चीज़ बताओ ना जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज तो आज के टाइम पे है ना कि क्रिटिसाइज होना चाहिए। कोई भी अगर हम अगर बोलते हैं ना कि अगर आपका दुश्मन नहीं है, तो इसका मतलब आप अपनी तरक्की नहीं कर रहे। ठीक है, तो यही है। तो ये जो उनकी बुक्स थी, एफ.डब्ल्यू. स्पार्फ क्रिटिसिज्म किया था किसके ऊपर? रेशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म। और इसमें जो उनकी बुक थी क्रिटिक ऑफ रेशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म, इसमें क्या था? एडवर्सी ऑफ यूनिवर्सल जनरलाइजेशन 2004। उनका फर्स्ट क्रिटिसिज्म ये था कि rational choice theory is great for explaining behavior based on interest, but fail to explain expectation or situation where people do not act purely based on self interest। ठीक है, पहली ये होगी कि रेशनल चॉइस थ्योरी ने ये एक्सप्लेन किया था कि इंटरेस्ट जो होगा वो ठीक है, लेकिन वो उस चीज़ वो एक्सप्लेन कर रही थी कि जो कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि कुछ सिचुएशन जो पीपल जहाँ पे एक्ट नहीं कर रहे थे, तो सेल्फ इंटरेस्ट उसके ऊपर उस चीज़ ने एक्सप्लेन किया। सेकंड इश्यू ये कहा गया था कि उन्होंने जो ओवर जर्नलाइज ट्राइंग टू अप्लाई किया था सेम रूल टू ऑल कासेस विच इज़ नॉट एक्यूरेट। मतलब जो चीज़ उन्होंने बोला था कि ये हर चीज़ हर बंदे के ऊपर अप्लाइकेबल है, तो वो चीज़ वो जो थी वो चीज़ गलत थी। हम इसमें ये देखते हैं सोल्यूशन ये उन्होंने कहा था कि जो प्रपोजल जो उन्होंने किया था उसमें ये कहा था एक्ट सेंटर इंस्टीट्यूशनलिज्म विच यूज बॉन्डेड जर्नलाइजेशन इंस्टेड ऑफ यूनिवर्सल वंस, इट लुक स्पेसिफिक केसेस हो एक्टिव प्रॉब्लम्स इंस्टीट्यूशनल इंटरेक्ट विद ईच अदर विदाउट ट्राइंग टू अप्लाई वन साइज फिट एंड रूल्स। उन्होंने ये बोला था कि हर चीज़ जो है वो अप्लाई नहीं हो सकती, चाहे वो हर इंसान की, जैसे हम बॉडी शेप की बात करें तो हर इंसान की देखें तो हर इंसान के अंदर जो होती है वो चीज़ अलग थी, उसकी बॉडी शेप अलग से फिट्स हो गए, उसके रूल्स के हम हर चीज़ जो एक रूल हर इंसान के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, तो चीज़ ये जो थी वो प्रॉब्लम हो रही थी। अगर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि रेशनल चॉइस रिजिड रूल और एक्टर सेंटर जो होते एडजस्टेबल स्पेशली। उन्होंने ये कहा गया था कि एक्टर सेंटर की तरह हमें होना चाहिए, जो हमें एडजस्ट करना चाहिए किसी चीज़ के ऊपर। ये ना हो कि हमें एक रिजिड रूल बनाए, एक सख्त रूल बनाए कि आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, मतलब ऐसे ये चीज़ बोलती। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें कैथलीन की, उन्होंने हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म की बात की थी, उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया था। जो उनकी बुक्स है, आप ये देखें कि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ तो आप उसके ऊपर देखें कि उनकी बुक्स क्या थी, उन किस बुक्स के ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। जैसे उनकी बुक थी स्टडीज ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेंज इन स्की रिजीम्स इन ब्रिटेन, जर्मन, जापान एंड यूएसए 2004। फर्स्ट इशू उन्होंने ये कहा था कि हिस्टोरिकल institutionalism trend to be focused on historical determinants, assuming the changing only in सडन ब्रस्ट नॉट ग्रेजुअल। मतलब ये कह रहे थे कि हिस्टोरिकल जो भी इंस्टीट्यूशनलिज्म था वो फोकस कर रहा था हिस्टोरिकल डिटरमिनेंट से, हिस्टोरी की बात कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ जो थी वो हर चीज़ के ऊपर सडन ब्रस्ट के ऊपर नॉट काम नहीं कर रही थी। और उसके बाद जो सेकंड इशू में उन्होंने ये बोला था कि जो स्ट्रक्चर जो थी उन्होंने किया था कि इग्नोर जो एजेंसी थी वो रोल एक्टर इन्फ्लुएंस कर रही थी, वो चीज़ इसके ऊपर भी काम नहीं हो रही थी। अगर उन्होंने ये उनके बाद उन्होंने जो सोल्यूशन बताया था, उन्होंने ये कहा था कि इनक्रेडिबल चेंज होनी चाहिए कि उन्होंने ये बोला था कि थैलेंस और जो थे नेक्स्ट थिंकर जो थे वोल्फगैंग, तो उन्होंने ये कहा था कि ग्रेजुअल चेंज होने चाहिए, पावरफुल देन सडन वंस। मतलब ये होना चाहिए कि हर टाइम के बाद जो होनी है चेंजिंग ज़रूरी होनी चाहिए, जिससे हम क्या होंगे सडन पावरफुल होनी चाहिए, और उसका मिक्स्ड अप्रोच होनी चाहिए जिसमें हिस्टोरिकल भी होनी चाहिए और रैशनल भी होनी चाहिए। और उसके बाद कुछ ऐसे उन्होंने चॉइस बोला था, चॉइस इंटरेस्ट होनी चाहिए जिससे इंसान का जो इंटरेक्ट होना चाहिए हिस्ट्रिकल स्ट्रक्चर की होनी चाहिए, ये ना हो चाहिए कि रिजिड होनी चाहिए कि उसको ये चीज़ बोलिए कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, अगर उसके बाद इनक्रेडिबल आप देख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स में इंटरेस्टिंग चेंज होनी चाहिए और मिक्स्ड में मोर कॉम्प्लेक्स व्यूज कंप्लीट व्यू होना चाहिए।
अगर उसके बाद ओरिजिन की हम बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि ओरिजिन में ये कहा गया था ना कि सोशियोलॉजी के में फॉर्मल स्ट्रक्चर और मिथ की बात की थी सरमनी। इसमें जो थे सोशियोलॉजी इंस्टीट्यूशन का फोकस कर रहे थे कल्चर सोशल नॉर्म्स शेप इंस्टीट्यूशन नॉट जस्ट देयर फॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया था कि हमें जो भी सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है उसमें ये देखना चाहिए कि कल्चर और सोशल नॉर्म की बात होनी चाहिए, सोशल इंस्टीट्यूशन को कैसे रीशेप किया जाता है, हमें फॉर्मल स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जाना चाहिए, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि इसमें क्या कहा गया था कि सोशल नॉर्म्स की तरफ जाना है, ना कि हमें रिजिड की तरफ जाना है, ठीक है, कल्चर बेस वगैरह की तरफ जाना है, ना कि फॉर्मल स्ट्रक्चर की तरफ जाना है। फॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया कि एक चीज़ को फिक्स तरह से, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, स्ट्रक्चर बॉडी जैसे पार्लियामेंट होगी, राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी, ये क्या होगी, फॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट थिंकर की बात करें तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें आप थिंकर्स देख सकते हैं, जॉन्स थे, उसके बाद हमने ऊपर ऑलरेडी ये पढ़ लिया, पीटर ये भी हमने देख लिया। तो हम ये देख सकते हैं डिस्कर्सिव इंस्टीट्यूशनलिज्म, इसमें ये देख सकते हैं फोकस कर रहा था आइडिया और डिस्कशन के ऊपर बात कर रहा है, जिसमें ये कहा गया था कि पीपल्स यूज करें इंस्टीट्यूशन को, इट सीम्स शेप्ड बाय कम्युनिकेशन द वे ऑफ एक्सचेंज एंड लेजिटिमेट इन सोसाइटी। तो शॉर्ट ट्रिक्स की हम बात करें तो ये डायलॉग्स और आइडिया की बात कर रहे थे। अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स और उसके बाद कंक्लूजन की बात करें, क्विक रिवीजन की, तो इसमें ये देखते हैं रेशनल चॉइस जो थी बेस्ट ऑप्शन था, हिस्टोरिकल जो शेप्ड बाय हिस्ट्री की बात कर रहा था, सोशियोलॉजी की थी वो सोशल रूल्स की बात कर रहा था, और डिस्कर्सिव जो थी आइडिया और डिस्कशन की बात कर रहा था, ठीक है। आइडिया और डिस्कशन की आप ये देख सकते हैं कि अगर हम कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, बाद में उसके ऊपर पॉलिसी बनाई जाए तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ये एक हमने जो आइडिया लिया था ये हमारा स्ट्रॉन्ग आइडिया था, जिसकी वजह से हम ये चीज़ पॉलिसी हम हो गई है। अगर उसके बाद थिंकर्स की बात करें तो आप ये थिंकर्स देख सकते हैं, इसमें पॉल थे और वाल्टर थे, जो थे आप ये देख 1951 में ये दो सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंस्टीट्यूशन के ऊपर बात की थी। उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन को सेम फील्ड को कैसे बिकम सिमिलर कहा जाता है, कैसे उसको चीज़ को ठीक किया जाता है, आप उसका ऑर्गेनाइजेशन को देख सकते हैं, ठीक है। और डी मैगल और पोरल ने बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन एक जैसे क्या दिखते हैं, क्योंकि वो सिर्फ काम करने के लिए नहीं बल्कि अपनी इमेज और लेजिटिमेसी मेंटेन करने के लिए अडॉप्ट होते हैं, जैसे सभी यूनिवर्सिटीज़ का स्ट्रक्चर थोड़ा सिमिलर हो जाता है, ठीक है। तो आप इनकी बुक्स ये देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स, दी आयरन केग्स रिविजिटेड इंस्टीट्यूशनल कलेक्टिव रेशनल। आप इसका जॉन मायर्स का देख सकते हैं, वर्ड सोसाइटी के ऊपर बात की थी उन्होंने। और उसके बाद आप इनका कोटेशन देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन रिफ्लेक्ट कर रहा था कि इन्वायरमेंट्स और इंटरेक्ट के वजह से। मायर्स कहते थे कि दुनिया भर की इंस्टीट्यूशनल एक जैसे दिखने लगते हैं क्योंकि सब एक ग्लोबल मॉडल को फॉलो करते हैं। इफेक्टिव से ज़्यादा सोशल ऑपरेटरनेस इंपॉर्टेंट होती है, जैसे डेवलप कंट्रीज में भी डेमोक्रेसी के मॉडर्न इसलिए अडॉप्ट होते हैं क्योंकि दुनिया में वो अलग आइडिया माना जाता है, ठीक है। आप इसकी बुक्स देख सकते हैं, आप पीटर्स की भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल की भी देख सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं, इनकी एग्जाम्पल देख सकते हैं। फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स की आप देख सकते हैं कि किस थिंकर ने क्या बोला है। डेमोगर पॉवल ने इंस्टीट्यूशनल की बात की थी, उसके बाद मायर ने ग्लोबल की बात की थी, हॉल्स ने थ्री टाइप ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म की बात की थी, ठीक है। अगर हम अब हमारा काम हो गया कि हम इसके ऊपर क्या करें, एक डिफरेंशिएट के कंपेयर करें कि किस इंस्टीट्यूशन ने क्या बात की थी, ठीक है। सबसे पहले जो था इंस्टीट्यूशनिज्म ये था कि ये क्या था, ओल्ड था। इसमें जो फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, फॉर्मल की बात हो रही थी कि एक स्ट्रक्चर को कैसे एक रिजिड के थ्रू परमानेंट बना दिया जाता है, कि इसको इसमें स्ट्रक्चर बॉडी हो रही है, जैसे पार्लियामेंट हो गया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हो गया, कोर्ट हो गया, तो उसके ऊपर काम करता है। जैसे स्टेइंग इंडिया पार्लियामेंट स्ट्रक्चर नॉट होप पार्लियामेंट पीएम बिहेवियर है, ये वो चीज़ हो गई कि हमें पार्लियामेंट का देखना है, कि ये नहीं देखना कि जो एमपी है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो कैसे बिहेव कर रहा है। न्यू 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 में ये देख सकते थे कि वो रेशनल की बात कर रहा है, बिहेवियर की बात कर रहा था, उसके ऊपर कैसे चेंज को किया जाता है, रेशनल की बात कर रहा है, ठीक है। नहीं, वो कहते थे कि लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट प्रेफर करते थे, लेकिन इंस्टीट्यूशनल रूल बाउंड्री के अंदर लोग 100% रेशनल नहीं होते क्योंकि उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए बोलते हैं मॉडर्न रेशनलिज्म। एग्जाम्पल, एमपी अपनी पार्टी लॉयल्टी और रूल्स के बीच में बैलेंस बनाता है अपने फायदे देकर, ठीक है। ये इन्होंने अच्छे से बोल दिया, एग्जाम्पल आपको समझ आ गई होगी। कोई भी एमपी होता है ना, वो अगर कोई भी रूल्स बनाता है ना, वो अपनी चीज़ देखता है कि हम मुझे किस तरफ ज़्यादा फायदा हुआ है। आप ये क्लासेस देख रहे हो तो आपको ये लग रहा हो कि मुझे इससे फ़ायदा मिलेगा तभी मैं देख रही हूँ, तो यही होता है कि वो बोल रहे हैं कि
मतलब एमपी या कोई भी होता है ना, तो उसमें ये चीज़ देखी जाती है, हमें बॉर्डर रेशनलिटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। ये नहीं होता कि हमें रिजिड एक जो बता दिए कि हमें इसकी तरफ जाना है, इसकी तरफ नहीं, वो चीज़ गलत है, ठीक है। अगर न्यूज़ की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि इंस्टीट्यूशन सिर्फ काम करने का तरीका नहीं बल्कि एक कल्चर और सिंबॉलिक आइडेंटिफाई बन जाता है। उन्होंने रिचुअल ट्रेडिशन और ग्लोबल इन्फ्लुएंस के में शामिल करता है। एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी नॉट जस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ ग्लोबल सिंबल ऑफ लेगिटिमेसी। अगर ये देखा जाए तो उन्होंने कहा जाता है कि अगर हम न्यू की बात करें, इसमें ये कहा गया था कि हमें सिंबल्स की बात करना है, मेंबर्स मतलब जो भी मीनिंग्स वगैरह हैं, तो उसके ऊपर काम करता है, उसके ऊपर देखा जाता है कि उसके ऊपर कैसी चीज़ को ठीक किया जाता है, ठीक है। अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो उसमें ये चीज़ नहीं देखा जाता था कि डेमोक्रेसी आज काम कर रही है, उसमें कुछ और चीज़ें जो चीज़ें हैं वो ऐड हो गई हैं। जैसे अगर हम 10 साल पहले की, 20 साल पहले की, या 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले की बात करें तो उसमें चीज़ देखें, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये बोल रहा था चेंजिंग आना ज़रूरी है, ठीक है। अगर की थिंकर्स की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से, अरिस्टोटल की बात हो रही थी, जेम्स की बात हो रही थी, पीटर की बात हो रही थी। अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, जो इंस्टीट्यूशन में, उसमें ओल्ड की बात करी स्ट्रक्चर की, न्यू में स्ट्रेटेजी, और उसके बाद न्यू न्यू में स्ट्रेटेजी, और न्यू में जो सिंबॉलिक्स है। ओल्ड में हमें ये देखा था स्ट्रक्चर और रूल्स के ऊपर फोकस करना, और न्यू के ऊपर में देखा था स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी, सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर कैसे काम किया था, बॉन्डर रिलेशन, रेशनलिटी के ऊपर बात की थी। और उसके बाद न्यू इंस्टीट्यूशन में ऊपर देखा था कि कल्चर और सिंबल के ऊपर कैसे इवॉल्व मीनिंग किया जाता है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ये कहा गया था कि इंडिया में जो तो वोटिंग होती है, लाज होते हैं, वो ओल्ड की तरह होते हैं, जिसमें एमपी को एक अच्छे से रिजिट की तरह दिया जाता था, उसको अच्छे से किया जाता था। तो आप ये देख सकते हैं कि उसमें ये कहा गया था कि यहाँ अगर हम ये देखा जाए, इसका जो हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट दिया है, आप ये चीज़ पढ़ सकते हैं। इसमें ये कहा गया था कि इन इंडिया इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन practice like voting law and parties policy have evolved over time. Whilst the law old institutionalism were rigid at first, MP start to act as self-interest manners. New institutions and democracy in India became symbol of legitimacy, identify नेशनलिज्म, इंटरनेशनल, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। आप ये चीज़ देख सकते हैं, उन्होंने की पहले ये बोला था कि जो इंस्टीट्यूशन प्रैक्टिस है उसमें क्या कहा जाता है कि हमें ओल्ड की बात करते, हम एक रिजिड की बात करते, फिर उसके बाद न्यू में हो गया कि हम इस चीज़ को कैसे सेल्फ इंटरेस्ट की बात करें, सेल्फ इंटरेस्ट का मैन से आ गया। उसके बाद अगर हम से डेमोक्रेसी की बात करें तो आज के टाइम पे देखेंगे उसमें सिंबल आ गया, लेगिटिमेसी आ गई, आइडेंटिफाई हो गया, जिसमें हम दो ही चीज़ें देख सकते हैं, जिसमें नेशनलिज्म, इंटरनेशनलिज्म, तो वो चीज़ें देखते हैं, इसमें न्यू की बात हो रही है, ठीक है। अगर कंक्लूजन की बात हो रही है तो इस तरह मतलब इस तरह का सोल्यूशन जिसे नैरो फ्रेमवर्क निकाल कर डायनेमिक वाइब्रेट प्रोसेस किया जाए जो सोसाइटी के साथ इवॉल्व होता हो, ठीक है। वो चीज़ क्या है, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, मतलब कोई ऐसा काम जिससे हम पॉलिसी सिंबल्स वगैरह भी अच्छे से हो जाए, उसको हम ये चीज़ कह सकते हैं। मैंने ये चीज़ आपको एक इमेज में क्रिएट कर दी है, जैसे आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन जो था, जो फर्स्ट था, ओल्ड की बात हो रही थी, वो फोकस ऑन स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, और न्यू जो था वो स्ट्रेटेजिस्ट थिंकिंग कर रहा है सिंबल्स की, और उसके बाद न्यू जो था वो किसकी बात कर रहा है, कल्चर, नॉर्म्स और इवॉल्विंग की बात कर रहा था, ठीक है। स्ट्रक्चर जो था वो इंस्टीट्यूशनलिज्म था, उसके बाद न्यू के आप देखते, स्ट्रेटेजी देखते, सिंबल्स देख सकते हैं। अब कंपेयर आप देख सकते हैं, हमने ऊपर ऑलरेडी कंपेयर अच्छे से कर दिए, ये आप चीज़ आप देख सकते हैं, हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। तो आप ये देख सकते हैं जो पुराना से जो था, जो फर्स्ट था वो ओल्ड था, जो न्यू था उसके ऊपर सिंबल की, मतलब जो फर्स्ट था उसमें सेल्फ इंटरेस्ट की बात हो रही थी, सिंबल्स की बात हो रही थी, उसके ऊपर कैसे किया जाता है। जो थर्ड था उसमें, जो जो थर्ड था उसमें ये कहा जाता है कि सिंबल्स के ऊपर बात हो रही थी। उसके बाद डेमोक्रेसी जो हो रही थी उसको कैसे बात की जाती, जो रिजिडनेस थी वो चीज़ को ख़त्म किया जाता है, ठीक है। आप ये चीज़ देख सकते हैं। जो चीज़ फर्स्ट है वो ओल्ड है, जो उसके बाद न्यू थी वो स्ट्रेटेजी बता रही थी कि इस हिसाब से करना, और उसका न्यू जो था वो सिंबॉलिक हो गया था, ठीक है। आई होप आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और आप मुझे बताना ये जो मेरे नोट्स हैं आपको ये कैसे लग रहे हैं, इसमें अगर कोई चेंजिंग वगैरह करनी है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और जो हमारा कल जो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट अप्रोचेज़ के ऊपर होगा। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।
अच्छे से पढ़ें और ध्यान रखेंगे जो 8:30 PM पे आप डेली टेस्ट होता है जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ पे ग्रुप में बता सकते हैं। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।